everyone, welcome to Judiciary Library. Today we are going to take a discussion about मेंस आंसर राइटिंग फॉर जुडिशरी। तो इससे पहले मेंस आंसर राइटिंग के कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आपका आईपीसी से रिलेटेड एंड ड्राफ्टिंग से रिलेटेड। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं, ओके। और बोथ लैंग्वेज में आंसर राइटिंग होती है। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल प्रोसीडिंग्स? द इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू सर्टेन प्रोसीडिंग्स। एक्सप्लेन। मीन्स आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स से क्या समझते हैं? अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट किस किस प्रोसीडिंग्स पर लागू होता है और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती क्या है, ओके। आइए इसके आंसर देखते हैं। द इंडियन एविडेंस एक्ट applies to all judicial proceedings before a court. Evidence law does not apply to proceedings that are not judicial. Means जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है वो आपका सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे ही लागू होता है। आपका जो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है वो उन पर लागू नहीं होता है। व्हाट इज द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स? तो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में डिफाइन नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2I ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग विच एविडेंस इज आइदर टेकन और कैन बी टेकन ऑन ओथ। मीन्स ऐसी प्रोसीडिंग्स जो होती हैं जिनमें जो आपका एविडेंस है वो आपका ओथ पे यानी शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। ऐसी कार्रवाइयों को, ऐसी प्रोसीडिंग्स को आपका कहेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ओके, जो कि आपका सीआरपीसी के सेक्शन 2I में डिफाइन है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द फॉलोइंग प्रोसीडिंग्स वर कंसिडर्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। मीन्स आपका कौन सी प्रोसीडिंग्स को कंसिडर किया गया है एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी प्रोसीडिंग्स आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होता है। तो ये आपका प्री में भी क्वेश्चन आता है एंड देन मेंस में भी क्वेश्चन आता है, ओके। तो आइए देखते हैं कि किन किन प्रोसीडिंग्स को कंसिडर किया गया है एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। मीन्स डिक्री की जो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स होती है वो आपका एज अ कंसिडर किया गया है आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अगर मैं एग्जीक्यूशन की बात करूँ तो ऑर्डर 21 CPC आपका एग्जीक्यूशन की बात करता है। मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मींस आपका CRPC चैप्टर 9 सेक्शन 125 टू 128 आपका मेंटेनेंस की बात करता है। मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। थर्ड है आपका इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 97, 145 एंड 340 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मीन्स आपका सेक्शन 97, 145 एंड 340 के अंडर जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो कंसिडर किया गया है एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। 4 पॉइंट है आपका प्रोसीडिंग्स बिफोर द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। मीन्स जो भी प्रोसीडिंग्स आपकी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स की बिफोर होगी ऐसी प्रोसीडिंग्स को भी हम कंसिडर करेंगे एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। 5 है आपका द इंक्वायरी बाय द मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग द वेरासिटी ऑफ एन assertion which is implicated in the petitions presented to the agency डिप्टी कमिश्नर। मीन्स आपका जो डिप्टी कमिश्नर की प्रोसीडिंग्स होती है जिन्हें आपका मजिस्ट्रेट जो करता है, ठीक है, तो ऐसी प्रोसीडिंग्स भी आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के रूप में कंसिडर की जाएंगे। 6 है आपका एविडेंस एक्ट अप्लाइज इन द डिटेल ऑफ इलेक्शन पिटिशंस। मीन्स आपका इलेक्शन पिटिशंस की जो भी प्रोसीडिंग्स होती है वो वहाँ भी आपका इंडियन एविडेंस एक्ट क्या होगा, लागू होगा। एंड 7 है आपका सेक्शन 164 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। मीन्स आपका CRPC सेक्शन 164 जो कि आपकी कन्फेशन रिकॉर्ड की बात करता है, कन्फेशन रिकॉर्डिंग की बात करता है, जो कि आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा कन्फेशन हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं रिकॉर्ड किया जाता, ओके। तो 164 में आपका जो CRPC है जो भी प्रोसीडिंग्स अपनाई जाती है वो इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो करते हुए ही अपनाई जाएगी। 8 है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज इन प्रोसीडिंग्स ऑफ कंटेम्प्ट। मीन्स कंटेम्प्ट के केस से रिलेटेड जितनी भी प्रोसीडिंग्स होगी उन सारे केसेस में आपका इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो किया जाएगा, ओके। तो ये 8 पॉइंट थे जिनमें आपकी जो भी प्रोसीडिंग्स थी उन्हें एज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कंसिडर किया गया था
under Indian Evidence Act. It does not apply to the followings under the Indian Evidence Act. मीन्स किन किन प्रोसीडिंग्स पर आपका अब इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है. तो आइए देखते हैं. ये भी एग्जाम में अक्सर पूछता है कि किन किन कार्रवाइयों पर आपका इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होता है और किन पे नहीं होता है. तो फर्स्ट है आपका आर्मी एक्ट, सेकेंड है आपका नेवल डिसिप्लिन एक्ट, थर्ड है आपका इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, 4 है आपका एयरफोर्स एक्ट, 5 है आपका ऑन एफिडेविट्स, मीन्स आपका एफिडेविट पे भी ये लागू नहीं होता है. 6 है आपका प्रोसीडिंग्स बिफोर एंड आर्बिट्रेटर्स, मीन्स आपका आर्बिट्रेटर्स के समक्ष यानी उसके बिफोर जो भी प्रोसीडिंग्स होगी उसमें भी आपका इंडियन एविडेंस एक्ट फॉलो नहीं किया जाएगा. ठीक है. आइए अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं. कभी कभी कुछ पॉइंट्स दे देते हैं एग्जाम में और पूछता है कि क्या ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है या नहीं है. तो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये नॉन की जगह आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल भी लिख सकता है. ओके. तो एन इंक्वायरी इनटू एनी फैक्ट्स वेयर नो डिस्क्रिशंस कैन बी एक्सरसाइज एंड नो जजमेंट कैन बी गिवन बट एज अ ड्यूटी हैज टू be done under certain circumstances, so it is not a judicial inquiry but an administrative proceedings. Similarly, before the magistrate that they are not proceedings and therefore the Indian Evidence Act does not apply in those proceedings. मीन्स आपका जो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होता है इसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिशन नहीं यूज़ किया जाता है. मीन्स आपका जुडिशियल माइंड नहीं अप्लाई होता है, किसी भी तरह का सेंटेंस नहीं प्रोवाइड कराया जाता है. ओके. आप खुद सोचिए कि सेंटेंस नहीं मिल रहा है, आपका जुडिशियल माइंड एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, कोई भी डिस्क्रिशन नहीं यूज़ हो रहा है आपका बाय मजिस्ट्रेट. तो आपकी जो ऐसी प्रोसीडिंग्स होगी वो आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के तहत ना हो कि वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स मानी जाएगी. ओके. तो ऐसे केसेस में जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स मानी जा रही है, ऐसे केसेस में भी आपका इंडियन एविडेंस एक्ट जो है आपका अप्लाई नहीं होगा. डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में. डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आपका इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा या नहीं होगा, एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा. तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज डज नॉट फॉल इनटू द कैटेगरी इन विच क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स फॉल्स. मीन्स आपका जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है वो ना ही आपके सीपीसी में जाती है और ना ही आपके सीआरपीसी में जाती है. ना ही आपकी सिविल में जाती है और ना ही आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जाती है. देयरफॉर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल इन दिस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी. हाउएवर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आल्सो अप्लाई इन डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशंस. मीन्स आपका जो डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशंस होता है, इंक्वायरीज होती है, वो भले ही आपका सिविल में जाए चाहे ना जाए, क्रिमिनल में जाए चाहे ना जाए, इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में. बट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में आपका नेचुरल जस्टिस का रूल फॉलो होता है. ठीक है. अब नेचुरल जस्टिस का रूल अगर मैं आपको बताऊं तो बिना सुने आप किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते हैं, कोई जजमेंट नहीं पास कर सकते बिना सुने. हर इंसान को अपने पक्ष में सफाई देने का हक है. ओके. एफिडेविट आपका शपथ पत्र. द इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स अंडर द एविडेंस एक्ट. Affidavit are not evidence unless it is permitted by Order 19 Civil Procedure Code. The affidavits is not covered under the definitions of evidence under Section 3 of Evidence Act and they can be used as evidence only if on sufficient ground the court passes an order under Order 19 Rule 1 or 2 of the Code of Civil Procedure. The Code of Civil Procedures empower the court to order an element to be proved by affidavit. When a party files an affidavit, the oppositions may file a counter affidavit seeking the presence of the oath bearer for counter examinations. If it does not neither of these two things, then there is completed evidence against the affidavit. If on the contrary the sworn witnesses does not present himself for cross examinations on the demand of the oppositions, then the evidence of the affidavit ceases. Means आपका जो एफिडेविट होता है वो एज अ एविडेंस आपका कंसिडर नहीं किया जाता है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3. ओके. और ना ही आपका इंडियन एविडेंस एक्ट इस पर लागू होता है. बट अगर किसी व्यक्ति को ऑर्डर 19 रूल 1 एंड 2 के तहत
कोर्ट जो है आपका एफिडेविट के तहत आपका कोई भी एविडेंस प्रूफ करने की परमिशन देती है, तो आपका जो डिफेंडेंट होता है, प्रतिवादी होता है, ठीक है, तो उसे एक राइट मिल जाता है कि वो एक काउंटर एफिडेविट फाइल करे और आपकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट की जाए, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट होते हैं उस एफिडेविट में जो भी बातें हैं उसको प्रूफ करने के लिए, तो ही आपका एफिडेविट एज अ एविडेंस आपका एडमिट किया जाएगा। और अगर आप प्रेजेंस नहीं होते हैं तो आपका जो एफिडेविट है वो सीज कर दिया जाएगा। मीन्स आपका जो भी एफिडेविट एज अ एविडेंस कोर्ट एडमिट कर रहा था वो उसको डिनाई कर देगा। ओके, तो आपका एफिडेविट वैसे तो कोई एविडेंस नहीं है, बट आगे देखिए, द एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट but can be used as per order 19 rule 1 or 2 of the civil procedure code and under section 295 and 296 of the criminal procedure code। मीन्स आपका जो एफिडेविट है ये आपका कोई भी एविडेंस नहीं है अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बट एज अ एविडेंस इट्स कंसिडर्ड अंडर order 19 rule 1 and 2 of civil procedure code and section 295 and 296 under CRPC यानी criminal procedure code 1973। आपका जो एफिडेविट है वो आदेश 19 नियम 1 और 2 के तहत आपका साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है यदि कोर्ट चाहे तो, और आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 295 और 296 के अंतर्गत भी साक्ष्य के तहत ये स्वीकार किया जा सकता है। ओके, आइए इस पे कुछ केस देखते हैं। निर्मला वर्सेस हरी सिंह AIR 2001 का ये केस है। When the court does not direct an element to be proved by affidavit, it is not evidence। मीन्स अगर कोर्ट डायरेक्ट नहीं करती है किसी भी एविडेंस को एफिडेविट से प्रूफ करने के, डायरेक्ट नहीं करती है, तो ऐसा जो एफिडेविट होगा वो एज अ एविडेंस आपका एडमिट कोर्ट में नहीं किया जाएगा। सुधा देवी वर्सेस राम पी नारायण, ये केस आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये केस आपका कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एफिडेविट स्टेटमेंट आर नॉट एविडेंस। मीन्स आपका सेक्शन 3 के तहत, यानी आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 है उसके अंडर आपका जो एफिडेविट्स है एज अ एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। ओके, प्रोसीडिंग्स बिफोर द एर्बिट्रेटर्स, मीन्स आपकी जो मध्यस्थम के समझ की कार्रवाई होती है, प्रोसीडिंग्स बिफोर द एर्बिट्रेटर्स होती है, उनमें भी आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 लागू नहीं होता है। ओके, क्यों नहीं लागू होता है, अब उसका अर्थ में बताती हूँ क्यों नहीं लागू होता है, ठीक है। द एक्ट डज नॉट अप्लाई द प्रोसीडिंग्स टेकन बिफोर, क्या है, एक मिनट रुकिए। The Act does not apply to proceedings taken before an arbitrators, which is the reason that the main purpose of handing over the cases to the arbitrator is that the case should be dealt with the expeditiously by brief proceedings and not to have to take long proceedings like regular litigations. Arbitrators is not a regular court and neither can we call it a tribunal. That is why the rule of evidence are not followed in the proceedings of the arbitrators, but according to the principles of natural justice, the arbitrators is bound to act। मीन्स आपका जो प्रोसीडिंग्स बिफोर द एर्बिट्रेटर्स होता है, यहाँ कोई भी रेगुलर कोर्ट की तरह प्रोसीडिंग्स नहीं चलती है। ओके, अब रेगुलर कोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो रेगुलर कोर्ट में एविडेंस की जो लंबी चौड़ी श्रृंखला होती है, ठीक है, वहाँ एविडेंस दिए जाते हैं, एक फेल हो गया दूसरा देगा, दूसरा फेल हो गया तीसरा देगा, तो वहाँ जो एविडेंस की प्रोसीडिंग्स चलती है वो लंबी चलती है, ठीक है। अगर ये प्रोसीजर हम लोग आर्बिट्रेटर में अपनाएंगे तो वहाँ क्या होगा, आपका फिर जजमेंट मिलने में लेट होगा, ठीक है, जजमेंट जल्दी नहीं मिलेगा, और फिर क्या होगा कि आर्बिट्रेटर्स का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर कोर्ट ही चले जाओ सीधा, ठीक है। तो एविडेंस एक्ट इसीलिए वहाँ लागू नहीं होता है क्योंकि जो आर्बिट्रेटर्स का ऑब्जेक्ट होता है वो आपको जल्द से जल्द न्याय प्रदान करने का होता है। हाँ, भले ही आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आपका आर्बिट्रेटर पे लागू नहीं होता है, बट यहाँ आपका नेचुरल जस्टिस का रूल ज़रूर फॉलो किया जाता है। अगर नेचुरल जस्टिस का रूल फॉलो नहीं किया जाएगा तो आपका जो जजमेंट होगा ना वो वेस्ट होगा, मीन्स उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज अगर आपका नेचुरल जस्टिस का रूल ही नहीं फॉलो हुआ है तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको उसके फेवर में जजमेंट ना देके उसके अगेंस्ट दे दिया गया
तो भी उसी को प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट लागू अगर वहाँ कर देंगे तो वहाँ का जो प्रोसीजर है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए वहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है, बट फिर भी वहाँ नेचुरल जस्टिस का रूल लागू होता है। बिकॉज नेचुरल जस्टिस का जो रूल है अगर उसको लागू नहीं किया जाएगा तो उसके बिना कोई जजमेंट नहीं होता है। ओके, आपका जो कमीशन है, तो दी provisions of the Evidence Act apply to judicial proceedings before a commissioner appointed under the Code of Civil Procedures of the Code of Criminal Procedures. Such a commissioner may call the witnesses and record their evidence so that if he deems necessary he can make his report on the basis of such evidence. Means आपको जो कमीशन होता है, ठीक है, तो इसमें आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1882 आपका लागू होता है। 1882 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट इसलिए लागू होता है क्योंकि जो कमीशन होता है, जो कमिश्नर होता है, उसको ये पावर होती है वो आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे और उसके बेस पे, ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार करें, उस एविडेंस के बेस पे रिपोर्ट भी तैयार करें, जो जिसको आपका जो कमिश्नर है जिसको अपॉइंट किया जाता है अंडर CPC एंड CRPC। ओके, CPC और CRPC के अंडर इन्हें अपॉइंट किया जाता है, इसीलिए इन पे आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो लागू होता है। क्योंकि आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो आपका CPC पे भी लागू होता है और CRPC पे भी लागू होता है, इसीलिए कमीशन की कार्रवाइयों पर भी आपका इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होता है। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। ओके, थैंक यू।